हमारा नया टैलेंट जो है वो ड्रामे को एक थर्ड या फोर्थ स्टेज पे रखता है, बनिस्बत इसके कि वो फर्स्ट चॉइस इसको रखे। फैसल को देख लें, लोग उसकी एज पर बात करते हैं लेकिन साइमल्टेनियसली वो फैसल से ये पूछते हैं कि आपके यंग रहने का राज क्या है। जैसे ट्रोल किया जाता है या आपके मकबूल प्रोडक्ट को व्यूज के लिए उसकी रोस्टिंग की जाती है, तो ये बुरी चीज है। एक क्रिटिसिज्म की हमें ना एक चस्का पड़ गया, कई जगह पे पर्सनल ग्रेजेस के ऊपर भी कमेंट हो रहे होते हैं। जब कंसीव किया इस प्ले को तो हमें फैसल कुरैशी से बेहतर इसको एक्ट करने के लिए चॉइस समझ में नहीं आई। हिपोक्रेसी का एक ऐसा लेवल है हमारी सोसाइटी का, शादी आप अपने से 20 साल छोटी लड़की से करना चाहते हैं और हेरोइन जो है वो दूसरे के साथ इनको बर्दाश्त नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब हमारे प्रमोशन सामने चले तो लोगों ने प्रमोशन पे क्रिटिसिज्म किया। जैसे एक क्रिटिसिज्म आया कि वो क्लीन शेव में अच्छा नहीं लग रहा। आज जेबा जी या अदनान समी जहाँ पे खड़े हुए हैं, फर्स्ट डे वो ऐसे नहीं थे। अजान को भी वो टाइम मिलना चाहिए। रहबरा बनाई आपने फिल्म, चली क्यों नहीं? हुमायूं सईद पे एक टिकट बिकती है, तो क्या हुमायूं सईद मेरे साथ फिल्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं और शोबिज़ इंडस्ट्री में जब वो आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। राइटिंग से स्टार्ट किया, बाद में प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्टर भी बने और आज नामवर डायरेक्टर हैं। जी मैं बात कर रही हूँ अमीन इकबाल साहब की। इन्होंने पाकिस्तान के बेहतरीन आर्टिस्टों के साथ काम किया। आजकल इनका एक ड्रामा राजा रानी ऑन एयर है जिसमें फैसल कुरैशी साहब हैं, हिना अफरीदी हैं, जावेद शेख हैं। उस पर कुछ तनकीद भी हो रही है। तो हम बात करते हैं अमीन इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताइए, बिल्कुल ठीक आपका ठाक। पॉडकास्ट कैसे है? हाँ सर, मेरी तरफ से तो अच्छा है, आप बताइए। मैं बाद में बताऊंगा जब ये खत्म होगा। चले ठीक है। अमीन साहब ये बताइएगा कि आजकल आपका ड्रामा चल रहा है राजा रानी, और राजा रानी को जहाँ बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं वहाँ तनकीद भी उस पर हो रही है, और जिस कैरेक्टर पे सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो है फैसल कुरैशी साहब का। वो जो तनकीद है उसको आप जायज़ समझते हैं? अच्छा, तनकीद जो है वो किसी एक दूसरे शख्स का नुक्ता नज़र होता है अमरीन। ठीक है। अच्छा, वो ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। चूंकि हमने जब कंसीव किया इस प्ले को तो हमें फैसल कुरैशी से बेहतर इसको एक्ट करने के लिए चॉइस समझ में नहीं आई। अच्छा जी। और फैसल कुरैशी के लिए भी इस किरदार को करना बहुत चैलेंजिंग था। अच्छा जी। अगर अमरीन आप इस बात को बेहतर समझ सकती हैं कि फैसल कुरैशी ने तकरीबन 35 साल इस इंडस्ट्री को दिया है। बिल्कुल। 35 साल एक इंडस्ट्री में सस्टेन करना कोई इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल ठीक और है। अगर कोई किरदार ऐसा उससे सरजद हो जाए अपनी उस इनिंग्स के हिस्से में जहाँ पे ऑलमोस्ट वो अपना करियर खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये बहसीत डायरेक्टर मेरे लिए भी चैलेंज है कि मेरा बहुत बड़ा इस मुल्क का ब्रांड है फैसल कुरैशी, मैं उसे किस तरह से बचा सकता हूँ। तो किरदार इतना कॉम्प्लेक्स था कि मैं और बाबर जावेद जो कि इसके प्रोड्यूसर हैं, जब भी हम इस बारे में सोचते थे तो हमें कोई ऐसा अदाकार फिल वक्त समझ में नहीं आता था जो इस किरदार को कर सके। ठीक है। तो हम सब ने बहुत इस पर डिस्कशंस की। अनफॉर्चुनेटली जब हमारे प्रमोशन सामने चले तो लोगों ने प्रमोशन पे क्रिटिसिज्म किया। जैसे एक क्रिटिसिज्म आया कि वो क्लीन शेव में अच्छा नहीं लग रहा, जबकि उनका किरदार ही नहीं देखा। एक किरदार है जो कि मैंने कास्ट किया है और वो पहली दफा इसलिए है कि उसके पीछे कोई साइकी हो। अगर वो किसी को नापसंद है, किसी तज्जिया निगार को वो नापसंद है कि वो किसी आर्टिस्ट को शेफ में देखना नहीं चाहते, नहीं, उम्र जो है उनकी एज है उस पे भी तनकीद हम उसी उम्र के किरदार को पेश करें जिस उम्र में इस वक्त दिखते हैं। 5-6 साल का चॉइस एक्टर को मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि देखिए कि मुझे आज के दिनों में एक शिकायत है अपने अपकमिंग तमाम टैलेंट के साथ, जो बहुत यंग और बहुत ही उम्दा टैलेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। लेकिन एक चीज की कमी है उनमें, ओनरशिप। अच्छा, इंडस्ट्री की ओनरशिप नहीं ले रहे वो, उनके स्टेक्स नहीं है। लेकिन आज अगर हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी को काम करते हुए देखें, आप उनकी एज को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उनके पैशन और उनकी डेडिकेशन को आज भी उनके लिए ये आखिरी रिजॉर्ट है
उनका सोल्यूशन ये सोशल मीडिया से अर्निंग नहीं है। हमें अब लगता है कि हमारा नया टैलेंट जो है वो ड्रामे को एक थर्ड या फोर्थ स्टेज पे रखता है, बनिस्बत इसके कि वो फर्स्ट चॉइस इसको रखे। ये है कि फर्स्ट चॉइस के तौर पे नहीं है कि अगर मैं ड्रामा कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज मेरे पास टिकटॉक और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है। तो मेरा ये स्टेक नहीं है। जैसे मेरा आखिरी रिजॉर्ट जो है वो ये ड्रामा है। मुझे पता है कि मेरी पहचान और मेरे इस दुनिया में ना होने के बाद मेरा जिंदा रहने की वजह मेरा ड्रामा और मेरा काम बनेगा। जी बिल्कुल। तो मैं इसमें वो पूरी तवानाई सर्व करता हूँ करने के लिए, और उसके लिए रात दिन जो इसकी जरूरियात उसको पूरा करता हूँ। जैसे फैसल को देख लें, लोग उसकी एज पर बात करते हैं लेकिन साइमल्टेनियसली वो फैसल से ये पूछते हैं कि आपके यंग रहने का राज क्या है। ठीक है, तो वो यंग रहना क्यों चाहता है? मैं इस पे एक टिप्पणी आपको देता हूँ कि यंग रहना जो है वो सिर्फ जवान रहने के लिए नहीं होता। आप अपने आर्ट को परफॉर्म करने के लिए अपने आप को, अपनी बॉडी को जो सेक्रीफाइसेस करते हैं, सुबह 7 बजे जिम जाना, फिर एक डाइट प्लान, एक डिसिप्लिन लाइफ को, ये इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। और एक इंसान क्यों करता है ऐसा? कि जब उसके अंदर भूख होती है कि मैं इस दुनिया में आया हूं तो कुछ ऐसा कर जाऊं जो हमेशा के लिए यहाँ रह जाए। साइंस ये कहती है कि हम जिंदगी के अंदर अपना बेहतरीन काम जो है, बेहतरीन काम वो 60 से 70 साल की उम्र में करते हैं। सही। हम अपना सेकंड बेस्ट काम जो है वो 50 से 60 साल की उम्र में करते हैं। बिल्कुल। और अपना थर्ड बेस्ट काम जो है वो फिर 70 से 80 साल की उम्र में करते हैं। तो एक इंसान जैसे जैसे जिसको हम नंबर के हिसाब से बूढ़ा कह रहे हैं, अगर वो अपने किरदार की उम्र को के मुताबिक ही किरदार, जैसे हम पड़ोसी मुल्क या दुनिया भर में देखते हैं, अगर वो करे और उसका आर्ट फॉर्म उससे सिखाने में और कंट्रीब्यूशन में काम आ रहा है, तो व्हाई नॉट? हम कौन होते हैं कि उसके सामने इस वजह से कि उसकी उम्र हो गई है, हाँ ये जरूर हम तनकीद करेंगे कि जब हम उसे स्कूल बॉय बनाए या कॉलेज बॉय बनाए या हम उसकी उम्र के मुताबिक उनको किरदार ना दें, तो वो तनकीद बनती है। लेकिन मुझे जो इस तनकीद का सामना करना पड़ा या ड्रामे को कहें, तो मुझे अभी तक लग रहा है कि लोगों ने ड्रामा देखा ही नहीं है। अच्छा, अगर आप एक साथ देख लें और फिर उसमें क्रिटिसिज्म करें। अब जिन लोगों ने क्रिटिसिज्म कर दिया है उनकी ईगो जो है वो मेरा ख्याल है कि सामने आ गई है। अब वो उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ चीजों पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा, तो जो मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। टेक्निकल इश्यूज के ऊपर, मसलन डायरेक्शन और क्राफ्ट के ऊपर अगर किसी ने क्रिटिसिज्म करना, वेलकम, हमारे लिए सीख है कि हम क्यों नहीं ऐसा सोच सके जो हमारा क्रिटिक इस वक्त सोच रहा है। ये हम सीखेंगे ना। जब फैसल के पास आप ये कैरेक्टर लेकर गए थे, उनका क्या इस पर वो रद्द-ए-अमल था? वो बहुत पहले डरे, बहुत सारे सवालात थे उनके, और उनके लिए चैलेंज भी था। वो ऐसा करना भी चाह रहे थे। उन्होंने खुद इंटरव्यूज में कहा है कि खई के बाद उनके लिए एक ऐसा किरदार अदा करना जो है वो जरूरी था। और मेरे लिए ये था कि हम 22 साल के बाद काम कर रहे थे और मैं कैसे फैसल को या फैसल के क्राफ्ट को एक कदम आगे लेके जाने का रीजन बन सकता हूँ। अदरवाइज काम करना किसी आर्टिस्ट के साथ इतनी बड़ी बात नहीं होती। अगर हम मौके पहले भी पैदा कर सकते थे काम बराए काम के लिए, लेकिन एक ऐसा स्क्रिप्ट हमारे पास आया जिसमें हम दोनों कुछ प्रूव कर सकते थे। अच्छा, नहीं भी कर पाए लेकिन नोटिस तो हो सकते थे। डरे क्यों थे फैसल? इसलिए कि देखें कि एक तो ये है कि वो अपना फेस इस तरह से देख नहीं पा रहे थे। क्लीन शेव। क्लीन शेव। अच्छा जी। अच्छा, मैं बहुत इस पे इंसिस्ट कर रहा था कि क्लीन शेव इसलिए होना पड़ेगा। इसके पीछे लॉजिक है कि एक बाप है जिसने अपने बेटे को अपना बिजनेस संभालते हुए देखा है। उसने वो जिंदगी उसकी देखी है कि जिसमें वो प्यार कर चुका है, शादी कर चुका है और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। वो उसको जो पागल कहते हैं तो वो ट्रिगर करता है उस बच्चे को भी पॉइंट। तो वो स्टाइलिस्ट रखता है कि रोज इसको स्टाइल करें ताकि ये बच्चा पागल कोई ना ऐसे कहे, क्योंकि हम बोलिए से भी किसी ना किसी को साईं या पागल कह देते हैं जो कि केयरलेस हो जाता है। तो केयरलेसनेस ना लगे कि कोई इसकी केयर कर रहा है। अच्छा, जो 2-3 एक साथ मैंने भी देखी हैं उसमें हिना जो है मतलब जैसे ये गुम होते हैं, वो अपने घर ले आती हैं, वो सारा कुछ है। मुझे नहीं पता आगे जाकर क्या होगा, लेकिन इंस्टाग्राम पर या बाकी जगहों पर, सोशल मीडिया पर मैंने जो क्रिटिसिज्म सुना कि फैसल कुरैशी से इतनी छोटी उम्र की लड़की जो है उसके साथ हीरोइन बना दी है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं इस क्रिटिसिज्म का क्या जवाब दूं?
छोटी उम्र से मुराद क्या है, और एक रीजन मुझे दे दिया जाए कि क्यों हीरोइन नहीं हो सकती छोटी उम्र की। नंबर 1 तो ये है, नहीं, उनका ये कहना है, जो मैंने सोशल मीडिया पर लोगों की तनकीद देखी, पढ़ी, सुनी, उनका ये कहना है कि फैसल कुरैशी की एज ज्यादा है और जो हिना अफरीदी हैं उनकी एज कम है। अच्छा ये ना हिपोक्रेसी का एक ऐसा लेवल है हमारी सोसाइटी का, शादी आप अपने से 20 साल छोटी लड़की से करना चाहते हैं, सही है, और हेरोइन जो है वो दूसरे के साथ इनको बर्दाश्त नहीं है। सही है। देखिए नंबर 1 तो ये है कि ये हीरो हीरोइन की कहानी नहीं है। अच्छा जी, ये कहानी 2 इंसानों की है। ठीक है। एक इंसान जो कि बहुत एलीट क्लास में पैदा होकर भी एक इनसिक्योरिटी में है, और एक इंसिडेंट ने उसे इस जगह पर ले आया है कि वो अपनी यादाश्त जो है वो 8 साल की उम्र या 9 साल की उम्र तक उसकी आके महदूद होगी, और उसे एक ग्रीफ है, दुख है, जो सोनिया ने, जो उसकी बीवी ने उसे दी। हाँ जी, सही। दूसरी तरफ एक लड़की है जो कि बचपन से एक शख्स से मोहब्बत करती है, और वो उस मोहब्बत को पाल रही है 14 साल से, और वो अपनी इमेजिनेशन में उस मोहब्बत के साथ ही जिंदा है। वो किसी दूसरे मर्द को अपने पास आते हुए फील करके भी डर जाती है, सही, क्योंकि उसे लगता है ये मोहब्बत मुझसे छीन ली जाएगी। अगर आपने एक सीन देखा हो, अगर 2-3 एक साथ देखे हो, तो जब उसके घर में अंधेरे से डरता है फैसल, तो हाँ उसको चिमटता है बच्चे की तरह, जी बिल्कुल, जैसे अपनी वो माँ से दुपट्टा अपना पकड़ा देती है, तो वो टच को भी इतना अच्छा महसूस नहीं करती, लेकिन उसे पहली दफा वही टच फील होता है जो राजा का, जब वो छोटे थे 14 साल और 13 साल के, जब उसने उसका हाथ पकड़ा था, तो उसमें एक कन्वीनियंट था, वो एक मर्द नहीं था, वो एक बच्चा था। तो जब वो उसे दुपट्टा पकड़ा रही होती तो थोड़ी देर तक सोचती है, लेकिन फिर भी वो चूंकि अपनी याद के साथ रहना चाहती है, अपनी मोहब्बत के साथ रहना चाहती है, तो वो उसको दुपट्टा पकड़ाती है। तो वो तो अपनी एक अलग जिंदगी गुजारी। तो वो शख्स ऐसे कि जो ज़हनी तौर पर बच्चा है और एक की मोहब्बत 14 साल से बड़ी नहीं हुई, सही है, वो जब मिलते हैं तो क्या होता है, कहानी इसके बारे में है। हम इसको फिल्म की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं कि एक हीरो है और एक हीरोइन है? हमारा ड्रामा है। नहीं, आपने भी सुनी होगी तनकीद। नहीं, तो सारी बात सुनी इस वजह से, शायद ये हमारी गलती भी हो, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। देखिए कि गलती क्या हो कि हमने जिस तरह से प्रमोशन की उसकी, ये गलत फहमी हमारी वजह से लोगों के जहन में गई कि दोनों हाँ। ऐसा जरूर है कि हीरो हीरोइन है, ऐसा तासुर है, जो एक खास टिपिकल हीरो हीरोइन का इमेज है वो है। इस कहानी में ऐसा जरूर है कि वो दोनों आपस में जब मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के इंसान होने के नाते केयर कैसे करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो केयर जो है वो एक ऐसा 8 साल का बच्चा और एक लड़की जो कि 22-24 साल की हो चुकी हुई है, उनके दरमियान में क्या अफेक्शन पैदा करती है, इसके बारे में कहानी है। वो आगे जाकर क्या कहानी होगी मैं अभी वो नहीं बता सकता, चूंकि इनिशियल एपिसोड्स हैं। बिल्कुल ठीक है, वो लोग देखेंगे। लेकिन चूंकि हमारा जहन इस हद तक ही है कि एक हीरो है और एक हीरोइन है और एक विलन है, हाँ। ये कहानी वो कहानी ही नहीं है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी बहुत सारी चीजें आगे जाकर पता चलेंगी। हिना अफरीदी के बारे में क्या कहेंगे? आपने तो बहुत बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया है, हिना के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो हमें शेयर कीजिए। मैं हमेशा उस इंसान की बहुत कदर करता हूँ, जैसे अमरीन मैं आपकी भी इसलिए कदर करता हूँ कि जो अपने टैलेंट के साथ सच्चे होते हैं, जो वो करना चाहते हैं उसमें अपनी जिंदगी को झोंक देते हैं। सही। इस बच्ची ने जो ये काम करते हुए फिजिकल टॉर्चर सहा है, ये जिस तरह दीवारें फैलांगी है खुद से, मुझे कई हिना अफरीदी ने क्योंकि कुछ शॉट्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसकी फिजिक उसके लिए तैयार नहीं थी। जो हमने इसमें थोड़े से स्टंट हैं या जो लड़ाइयां हैं, जो मार कुटाई के सीन्स हैं उसके अंदर, एक सीन देखा होगा कि एक शख्स इनके घर आता है, उनकी बहन को थोड़ा सा हिरास करता है। जब उसने वो मारा तो उसका ना खून रुक गया हाथ का, और वो अभी तक उसका निशान है बाजू के ऊपर, हिना का। और अच्छा, मैं ये चाहता था कि ये रियल लगे, इसका जो एक अंदर है गुस्सा कि यार ये कैसे हो सकता है, हमारी ये सोच, मुझे वो सोच से नफरत है। जब हम किसी को मकरूज करते हैं या किसी पे एहसान करते हैं तो उसकी औरत को क्यों माले गनीमत जानते हैं। सही। मैं वो एज डायरेक्टर एंड उसमें मेरा लिखने में थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे वो दिखाना जरूरी था। तो मुझे लगा था कि जब एक लड़की एक इनिशिएटिव लेती है तो वो एक ह्यूज पहलवान क्यों ना हो, उसके सामने कमजोर क्यों ना हो, क्योंकि वो इखलाकी तौर पर बहुत नीचे होता है, तो वो फिर आगे से एक्शन नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है।
तो उसने उसे मारा, जब वो मारा तो उसका हाथ जो है उसमें से खून की जो सर्कुलेशन है वो खत्म हो गई। वो तकरीबन मैं घबरा गया, मैंने कहा मैं एक रीजन ना बन जाऊं इस डैमेज का। ठीक है। तो मुझे डर था और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आर्टिस्ट को सिक्योर रख सकूं, और क्योंकि हमारे यहाँ इंश्योरेंस नहीं है और बहुत सारे इश्यूज नहीं है, तो उनको हम रखें। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस थे हिना के, लेकिन हिना का जो क्राफ्ट है वो उसकी डेडिकेशन है। अच्छा, ठीक है। वो चाहती थी, यानी कि उसको सीखने से डर नहीं लगता। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम भी है कि अब सीखना जो है वो हमें लगता है कि एक आपको नीचा दिखाने की शायद लोगों को लगता है कि कोशिश है। लेकिन हम हमेशा अगर सीखने के लिए ओपन रहें तो मुझे लगता है कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल। तो ठीक है। हिना के अंदर ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी। हिना वाहिद एक्टर है मेरे पिछले 22 साल करियर में, आफ्टर यमुना एंड सबा कमर, जिसने वर्कशॉप लेने में कोई हेजिटेशन नहीं की। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और जब मैंने उसे किसी भी चैलेंज में खड़ा किया कि आप ये करें, देखिए कितना बड़ा चैलेंज था कि एक तरफ हिना जैसी एक बिल्कुल नई लड़की है, हाँ जी, और दूसरी तरफ फैसल कुरैशी जैसा महान एक्टर, सीनियर आर्टिस्ट। जी बिल्कुल। ठीक है। तो उन दोनों के सामने एक दूसरे को एक ही फ्रेम में खड़े करके बैलेंस करना, ये हिना के लिए भी चैलेंज था। और साइमल्टेनियसली आप अगर मेरा चैलेंज समझे, मेरे लिए दोनों चैलेंज थे। एग्जैक्टली, एक तरफ फैसल, और एक तरफ वो, फैसल भी एक ऐसा चैलेंजिंग रोल कर रहा है कि जहां पे अगर मैं छोटी सी भी एक चीज मिस कर जाता हूँ, वो फैसल के कैरेक्टर के साथ साथ फैसल की के अपने स्टारडम को भी डैमेज करती है। बिल्कुल ठीक है। और सेकेंडली, अगर वो लड़की उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती फैसल के सामने जो उसे संभाल रही है, कि वो उसके अंदर एक ममता लगे, तो वो भी फैसल के लिए ही है। और दूसरा हिना के करियर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ठीक है। जहां पे मुझे लगता है कि बाबर जावेद जो हिना का जब एज प्रोड्यूसर जब हम ये डिस्कशन में थे, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन रोल के लिए रानी, एज रानी, हमें कोई और, हमने एक आध और एक्ट्रेस से राब्ता जरूर किया, लेकिन हमें सबसे परफेक्ट जैसे फैसल उस रोल के लिए लगे, सिमल्टेनियसली हिना भी लगी। तो किन से आपने राब्ता किया? हम समझना चाह रहे हैं कि किस, नहीं, जैसे कि मैंने इस रोल के लिए जो है दुर्रे फिशां से भी पूछा। अच्छा, लेकिन वो उन दिनों में एक बहुत सीरियल उनका कामयाब चल रहा था, तो उसकी शूट में बिजी थी। फिर उन्होंने लंदन जाना था अपनी डिग्री के लिए। अच्छा, ठीक है। तो वो टाइम लाइन्स हमारी शूट की उसमें नहीं बन पा रही थी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आप राइटर भी हैं, और राइटर जब डायरेक्टर बनता है, कितना फायदा उसको इस चीज का मिलता है कि वो राइटर रहा है, क्या बताएंगे? राइटर जब डायरेक्टर बनता है, एक एडवांटेज तो ये होता है उसका कि वो दरअसल मुकालमे के पीछे क्या छुपा हुआ है और किरदार की स्किन के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने के एडवांटेजेस उसके पास ज्यादा होते हैं। अच्छा, ठीक है। चूंकि वो कैरेक्टर ग्राफ को लिखकर और पढ़कर आया होता है, और उसे पता होता है कि कैरेक्टर ट्रेट अगर ये बिहेव कर रहा है, तो इस बिहेव करने के पीछे रीजन क्या है, तो वो कहने का मौका ज्यादा मिलता है ऐसे राइटर डायरेक्टर्स को, जो अगर आपने दुनिया में भी देखा हो, जो सिर्फ उसका क्राफ्ट यानी उसका कैमरा और लाइट कह रही होती, एक्टर नहीं कह रहा होता, जुमला नहीं कह रहा होता। बिल्कुल ठीक है। तो वो उसके जरिए कहानी कहना या अपनी स्टोरी को बयान करना या दिखाना, मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा और सेटिस्फैक्टरी लगता है। मुझे उसमें बहुत मजा आता है कि जब कुछ कोई ना बोल रहा हो, लेकिन जो सिचुएशन है वो बोल रही हो, तो बहसीत राइटर ही मैं इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आजकल रेटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, आपके लिए भी क्या ये चैलेंज है? बहुत सारे लोग अब जब प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं ना, कमर्शियल उनके जहन में होता है कमर्शियल प्रोजेक्ट है, टीआरपीज आनी चाहिए, ये वो। आपके पास जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो आपके जहन में भी ये होता है कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कमर्शियल हो, जिसकी रेटिंग ये वो और टीआरपी के लिए, यू नो। अमरीन, मैं ना कभी भी मेरी शख्सियत या मैं इस तरह से अपने आप को अपनी किरदार साजी कर पाया हूँ कि मैं जो चैलेंजेस आते हैं वो कभी उससे भागता नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। और शायद यही बड़ी वजह है जो मैं इस वक्त तक इंडस्ट्री में पिछले 22-23 साल से काम कर पाया हूँ मुसलसल। और मुझे बहुत कम इक्का दुक्का के अलावा बहुत कम नाकामियां फेस की, अल्लाह का शुक्र है कि फेस करनी पड़ी। देखिए कि अगर मैं ये कहूँ कि बहुत बुरी चीज है, तो कोई भी चीज टीआरपी या आजकल जैसे
ट्रोल किया जाता है या आपके मकबूल प्रोडक्ट को व्यूज के लिए उसकी रोस्टिंग की जाती है, तो ये बुरी चीज है। तो कंप्लीटली सच ये भी नहीं होगा, और मैं कहूंगा कि ये ठीक है तो कंप्लीटली सच ये भी नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। डिपेंड करता है कि मेरे क्राफ्ट पे या मेरे काम करने पे इसका असर कितना पड़ता है। क्या मैं इस बात से डर कर अपनी सोच बदलता हूं कि इससे रेटिंग आएगी या नहीं आएगी, या इस पे जो तनकीद करने वाले हैं यूट्यूब पर, उनकी वजह से उनकी सोच में ये चीज नहीं समझ आएगी तो तनकीद करेगा, तो मैं नहीं बदलता। तो आप कह रहे हैं आप इसलिए नहीं करते? मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे किसी की तनकीद से और रेटिंग प्रेशर से अपनी सोच को बदलना पड़ जाए और मैं कंप्रोमाइज करूं, तो मैं नहीं करूंगा। चूंकि मेरा काम है कहानी सुनाना। ठीक है। अब कहानी सुनाने के लिए जो मेरे पास कहानियां आ रही हैं, एक तो मुझे वो कमर्शियल और खास वो समझ नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर फॉर्मूला होता तो हर चैनल, अब पिछले 4 साल में शायद 2 ड्रामे हमारे बहुत ज्यादा मकबूल हुए हैं, ये 3 हुए, तो हम हर बार क्यों नहीं ऐसा काम कर लेते कि वो मकबूल हो जाए। और फिर इस डर की वजह से कि किसी को नापसंद आएगा और इसकी रेटिंग नहीं आएगी, तो कोई रीजन भी नहीं है हमारे पास। कई बार हम स्टार्स पे रिलाई करके जब उनकी कास्टिंग करते हैं तब भी वो वाली रेटिंग नहीं आती। ठीक है। तो कहानी जो लोगों के साथ जाके जुड़ती है और मकबूल होती है, वही रेटिंग भी लाती है। बिल्कुल ठीक और है। वही अच्छे व्यूज भी लाती है और अच्छे कमेंट्स भी लाती है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे इसके साथ जीने के लिए इस दौर में मुझे ये सिस्टम भी ठीक लगता है कि वो हमें एक प्रेशर देता है। ठीक है। लेकिन हम उस प्रेशर की वजह से अगर अपनी तख्लीकी सलाहियत को कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम अपने प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज ना करें, तो फिर आपके लिए ओके? हाँ, मेरे लिए ओके। आपने कहा कि ये व्यूज के लिए ड्रामों को रोस्ट भी किया जाता है, कहानियों को, तो आप किसी को हिट करें? नहीं, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा। देखिए कि हमारे बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो रोस्ट गलत भी हो जाते हैं, जो हर्ट होते हैं। क्या ख्याल है कि फैसल कुरैशी के ऊपर जो शुरू में तनकीद की, वो हर्ट नहीं होता? क्या हुमायूं सईद हर्ट नहीं होता? कि कल कुछ सालों के बाद फहद मुस्तफा हर्ट नहीं होगा? हम शऊर की उस सतह पर लोगों को ले जाने नहीं चाहते, क्योंकि हम आदतन भी अब एक क्रिटिसिज्म की हमें ना एक चस्का पड़ गया। पहले एक मकाम जरूर था कि जो क्रिटिसाइज करने वाला है उसके पास उस फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन कितनी, इल्म कितना है, विजडम कितना है। ठीक है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी की ज्वेलरी पे, किसी के मेकअप पे, किसी की स्टाइल पे बात करनी है, तो फिर तो बाकी क्राफ्ट कहाँ गया? आप लाइट पे बात नहीं करते। मुझे बताइए कि कितना इस क्रिटिसिज्म से इंडस्ट्री सीख पाती है? सही है, इंडस्ट्री नहीं सीख पाती। कई जगह पे पर्सनल ग्रजेस के ऊपर भी कमेंट हो रहे होते हैं। मैं वेलकम करता हूं उस क्रिटिसिज्म को। दुनिया में है बहुत सारे प्लेटफॉर्म कि जो आपकी बात, अच्छा जी ये, अच्छा कोई कभी किसी सीन की ये क्रिटिसिज्म आपने सुनी किसी के अंदर कि वो ये कह रहा हो कि ये सीन को जब कंसीव किया गया तो इसमें आर्टिस्ट ने ये अपनी फॉर्म यहाँ से छोड़ी और डायरेक्टर ने ये वाला शॉट जो है इस वजह से गलत लिया, या इसकी शॉट सिलेक्शन इस वजह से ये कि ये इस जुमले के लिए ये शॉट जो है वो बनता ही नहीं है, तो उसने चूज क्यों किया ये शॉट? कभी ये क्रिटिसिज्म सुनी? सही है, नहीं। तो प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा इंडस्ट्री को फायदा देती है। बिल्कुल ठीक है, और किसी भी चीज को फायदा देती है। हम अगर खुद से भी रिसर्चेस करवाते हैं कि अब लोग देखना क्या चाहते हैं, मौजू कौन से बेहतर हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस पढ़ते भी हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा हो। तो ऐसे में अगर हमारा अच्छा क्रिटिसिज्म हो तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्या देखना चाहते हैं लोग इस वक्त? मुझे लगता है कि लोगों की चॉइसेस जो है वो बदलती रहती हैं। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास रियलिस्टिक कहानियों को, जो कहानियां उनको अपने फ्यूचर को बनाने के लिए भी कारआमद हो, उन्हें एक थॉट प्रोसेस दे, वो देखने के लिए जो है वो बहुत हंगर फील करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो लोगों के पास अब एक दूसरे प्लेटफॉर्म से बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी टीवी से जो ऑडियंस है वो थोड़ी दूर होती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन चल रही थी पिछले दिनों, तो इंडिया ने
जैसे हमारे स्टार्स हैं, फवाद खान हैं, उनकी फिल्म आनी थी, उसको बैन करने का मुतालबा किया, बैन हो भी गई। और फिर हमारे जो स्टार्स हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी बंद किए गए। तो कुछ लोगों की तरफ से तनकीद हुई हानिया आमिर पे, फवाद खान पे, बाकी आर्टिस्टों पे, राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम वगैरह पर भी, कि ये लोग बोले नहीं हैं, अगर बोले भी हैं तो इन्होंने उनसे सवाल क्यों नहीं किया। तो इन लोगों ने वहाँ से पैसा भी कमाया, नाम भी बनाया है, सारा कुछ है, लेकिन ये इंडिया की गवर्नमेंट से या इंडिया से सवाल क्यों नहीं कर सके कि जो भी अटैक पहलगाम में हुआ था, आपने आधे घंटे के अंदर अंदर कैसे आपको पता चल गया पाकिस्तान ने करवाया है, या पाकिस्तान को आप क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़। ठीक है, क्या कहेंगे आप ये जो रोस्ट किए गए हैं हमारे फनकार? अच्छा, एक तो ये है कि हम सब हम्म, पाकिस्तानी हैं, हम्म, और मेरा ख्याल है कि मेरी तरह हम्म, पाकिस्तान के हर शख्स को, चाहे वो फवाद खान हो, चाहे वो राहत हम्म, साहब हो, हम्म, पाकिस्तानी होने पे उतना ही फ़ख्र है। बिल्कुल ठीक और है। हम सब की फैमिलियों ने, हम थर्ड हम्म, जनरेशन है, हम्म, हम सब की फैमिलियों ने इस पाकिस्तान को पाने के लिए हम्म, अपने आबो अजदाद की कुर्बानी दी। बिल्कुल ठीक है। मेरे दादा होशियारपुर में शहीद हुए, हम्म, मेरी खाला को कश्मीर के रास्ते में अदमुई छोड़ना पड़ा, मेरी नानी हम्म, और मेरी अम्मा सारी ज़िंदगी इस बात को रोती रहीं कि शायद वो बच गई हो, शायद वो मर गई हो, पता नहीं उसको दफनाया या उसको चीलें खा गई। हम्म, उनका सबसे बड़ा गम ये रहा। हम ये कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं, हम्म, लेकिन इसके बावजूद भी फनकार होने के नाते मैं हम्म, समझता हूँ कि हम सब ना उस तरह से नफरत बेचते हैं और ना उस तरह से नफरत बोते हैं। ठीक है। हिंदुस्तान हमेशा से बहुत छोटे दिल का मालिक रहा है, हम्म, और उसने जो हमारे साथ दुश्मनी ली है वो हर सतह पर उस हम्म, दुश्मनी का फायदा उठाता है। ठीक है। ये उसका एडवांटेज है हम्म, कि उसका कंज्यूमर उसके पास बहुत ज्यादा है और हम्म, दुनिया वहां पे माल बेचती है। सही। हमें ये समझना चाहिए कि हम्म, हमें दुनिया में निकलने के लिए इन्हीं हम्म, सितारों की कल को जरूरत पड़ेगी। हम्म, ये इतना आसान नहीं है कि राहत साहब ने वहां जाकर काम कर लिया हम्म, तो वो अपने फन में आगे बढ़ गए। ये इतना आसान नहीं हम्म, है कि फवाद खान ने वहां जाकर काम कर लिया तो वो बड़ी आसानी से फवाद खान बन गया। हम्म, उसको compete करना पड़ा वहां के खानों के साथ, बिल्कुल जिनके ठीक है। पास बहुत बड़ा हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल पीआर ठीक है। टीम्स हाँ हैं, जी। सब कुछ है। तो उन्होंने बड़ी मुश्किलों से ये जगह बनाई है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जब ये जगह बनाई है तो ये हम्म, सब अपने तौर पर बनाई है। जब हम हम्म, अपने यहाँ पर हम्म, अपनी स्टेट को ये कहते हैं कि हमारी पॉलिसीज, हम्म, हमारी आर्ट की पॉलिसीज, इस पे गौर करें, हम्म, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस पे बिल्कुल गौर ठीक है। करें। क्या किसी हम्म, पाकिस्तानी एम्बेसी हम्म, के अंदर इस वक्त ऐसा अताशी है जो हमारे आर्ट फॉर्म को आगे उस हम्म, मुल्क के बढ़ा सके? क्या हमें ये मौके दिए जाते हैं? नो। हम्म, ठीक हम है। जब अपने तौर पर हम्म, बढ़ते हैं और हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, और जब ऐसे इख्तलाफी वार आते हैं तो क्या वो सिर्फ पैसा कमा के अपनी जेबों में डालते हैं? वो पाकिस्तान में नहीं लाते, सब हम्म, पाकिस्तान में लाते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एक रोल प्ले करते हैं ठीक है। और दुनिया में जाते हैं। ठीक है। उन्होंने भी क्रिटिसिज्म किया, जो कि थोड़ा लेट किया, हम्म, लेकिन किया। हम्म, लेकिन सिर्फ उनको मोर्दे इल्जाम ठहराना मुझे हम्म, लगता है कि बहुत ज्यादती है। ठीक है। अगर इंडियन गवर्नमेंट डरी ना हो हमारे इन चंद हम्म, सितारों से या हमारे हम्म, बढ़ते हुए ड्रामा व्यूज से, सही तो है। वो हमारी इस इकोनॉमिक सूरत हाल पे कट डाउन नहीं करती। हमें भी कुछ ना हम्म, कुछ अपनी पॉलिसीज की तरफ देखना चाहिए। हम्म, सिर्फ और सिर्फ अपने उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मेरी ये इल्तिजा हम्म, है, ये हो नहीं सकता कभी भी, हम्म, और ये कोई भी बंदा तवक्को ना रखे कि जब अगर हम पे हम्म, जंग थोपी जाती है हम्म, तो राहत और फवाद कहीं पे पीछे रह जाएंगे। हम्म, ये लोग सबसे आगे खड़े हुए होंगे और बिल्कुल ठीक शायद है। सबसे बेहतर काम ये लोग कर रहे होंगे ठीक हमारे है। जवानों का दिल बढ़ाने के लिए। तो ये एक ऐसा हम्म, मामला है जिसको हमें हम्म, थोड़ा सा रैशनल होकर सोचना चाहिए ठीक है। कि जब वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कभी उन्होंने लेट डाउन किया हमें? नो हम्म, वे। उन्होंने बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। हम्म, उन्होंने किसी जगह पर भी अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं छोड़ी।
उन्होंने कभी हमें एक मौका नहीं दिया कि जहां पे पाकिस्तान का नाम, उसका इमेज थोड़ा सा भी नीचे हो। बिल्कुल ठीक तो है। जो अगर वो हमें अगर वो इनसिक्योर होके दूसरा मुल्क हमारे लिए रास्ते बंद करता है, हमारे ड्रामों के लिए रास्ते बंद करता है और हमारे यूट्यूब को बंद करा कि व्यूज हमें ना मिले, वो पैसा पाकिस्तान में ना आए, तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह से और आगे बढ़ सकते हैं बनिस्बत इसके कि हम अपने घर में लड़ाई छेड़ लें, हम कभी उस पे उंगली उठाएं, कभी उस पे उंगली उठाएं। हम अपनी पॉलिसीज पे उंगली क्यों नहीं उठाते? हम क्यों नहीं बेहतर हो सकते? क्या हम आबादी में कम है? 8वां बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ लोग हैं, हम व्यूज नहीं देते दुनिया को? दुनिया हमसे कनेक्ट क्यों नहीं करती? यहाँ पे ऑफिसेज क्यों नहीं बनते? क्या हम वो टैलेंट नहीं है? जिस तरह के बकवास चीजें दूसरे मुल्कों के अंदर से चल रही हैं जाकर नेटफ्लिक्स के ऊपर, कि हम भी कर सकें काम, क्यों नहीं हम कर पा रहे? बिल्कुल ठीक है। तो इस पे गौर होना चाहिए, इस पे बहस होना चाहिए। हम ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्यों दूर हैं? हम ओटीटी प्लेटफॉर्म से इसलिए दूर हैं कि हमारे रिसोर्सेज नहीं, हमें सपोर्ट सिस्टम नहीं है। दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बने, वहां की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, कम्युनिकेट किया, उन्होंने इनकरेज किया ओटीटी के दूसरे इदारों को कि वहां यहाँ ऑफिसेज बनाए। हमारे कनेक्शन कितने हैं, हमारा नेट कितना चलता है? आपको पता है नेटफ्लिक्स के कितने कनेक्शन? पाकिस्तान में सिर्फ उसके पास 2.25 से 2.25 लाख कनेक्शन है। अच्छा। जिसपे वो क्या कमा लेगा? 8-9 करोड़ रुपए कमा लेगा पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ। वो पड़ोसी मुल्क से जो है वो तकरीबन 17 अरब रुपए महीने का कमा रहा है और 11 अरब इंडियन वापस लगा रहा है। तो ये एक बिजनेस मॉडल है ना, इसका टैलेंट से कोई ताल्लुक नहीं। अब इसमें जो भी सपोर्ट सिस्टम आएगा, कोई पॉलिसी बनेगी जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन होगा, जिसमें हम अपने इमेज को बाहर लेकर जाएंगे, अपने टैलेंट को बाहर लेकर जाएंगे। अब हर 6 महीने के बाद तो चीजें तब्दील होती हैं, उसको फिर हम उस पोलराइजेशन को पार्टीज के साथ जोड़कर एक दूसरे के दरमियान में नफरत फैला देते हैं। उस नफरत का नुकसान पूरी आर्ट एंड कल्चर को हो रहा है। हमने अपने 4 चीजें तबाह कर दी हैं। हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री तबाह कर ली है, हमने म्यूजिक इंडस्ट्री तबाह कर ली है, हमने एड बनाने वाले इदारे जो है पाकिस्तान के अंदर थे वो तबाह कर लिए हैं। हम अब डिजिटली कुछ ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आपको पता ही नहीं नया टैलेंट कितना तड़प रहा है इस चीज के लिए। बच्चे जो है वो इंडी प्रोड्यूसर के तौर पे, जिनके पास पैसे रिसोर्सेज नहीं है, फिल्में बना के कांस तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर उनको रिसोर्सेज और रास्ते बना के दें पॉलिसी के तहत, तो वो कहाँ नहीं पहुंच सके। हमारे राइटर डायरेक्टर्स रेडी हैं? देखें, वो हमेशा रेडी रहते हैं। देख, आप कभी भी किसी आदमी से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो कम या ज्यादा। देखिए, मैं 25 साल से किस चीज की जंग लड़ रहा हूं कि मुझे इतने से रिसोर्सेज में इतना बड़ा इमेज देना है। सही, ठीक है। तो मुझे सिखाया ही ये जा रहा है। आप सोचिए कि जब रिसोर्सेज इतने होंगे और इमेज इतना देना होगा, तो तब मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा, या मेरे जैसे मेरे साथियों का थॉट प्रोसेस क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। इस पर ऑब्वियसली कुछ कोई तो देखता नहीं। दूसरी बात यह है, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ का जो टैलेंट है, जो बिहाइंड द कैमरा काम करता है, वो एक ही वक्त में 6 काम करता है। वो फैशन को देखता है, वो स्टैटिक्स को देखता है, वो आर्ट डायरेक्शन देखता है, वो लाइटिंग देखता है, ठीक है, कैमरा देखता है, वो स्क्रिप्ट के फ्लॉज भी कई बार ठीक करता है। सही है। लेकिन जब दूसरों के साथ हमें compete किया जाता है, उसे इन तमाम के डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स दिए जाते हैं। हाँ जी, अलग अलग है ना। वो सब, और वो सिर्फ सुपरवाइज करता है। दुनिया का डायरेक्टर जो है वो सुपरवाइजर से ज्यादा कुछ नहीं रहा अब। तो हमें इतने सारे काम करके फिर भी हम एक जगह पर compete कर रहे हैं। हम अपनी क्वालिटी को जितना भी हो सके मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरे जो साथी हैं दूसरे, वो कमाल काम कर रहे हैं, तो उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। हमें डायरेक्टली एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ हम सिर्फ ड्रामा बना रहे हैं, तो हमें जोड़ दिया जाता है 500 करोड़ की बनी हुई फिल्म के साथ कि यार वो देखो वो क्या काम करे। बिल्कुल सही। ये नहीं देखते कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, हमारी मार्केट कितनी है, उसमें हमें बजट कितने मिल रहे हैं, और हम उसमें भी अपनी चीजों को कोशिश करके ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम से कम एग्जिस्ट करें, ताकि हमें आगे मौके मिले। बिल्कुल ठीक है। आपने सजल अली के साथ भी काम किया, अजान के साथ भी काम किया, अजान समी खान। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि अजान समी खान, जिनकी वालदा बड़ी अच्छी एक्ट्रेस थी हैं, इसी तरह से उनके वालिद साहब भी अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे सिंगर, और फिल्म की थी, सुपरहिट हुई थी। अजान अभी तक अपनी उस तरह से जगह नहीं बना सका जैसी तवक्को की जा रही थी कि ये ज़ेबा बख्तियार और अदनान समी खान का बेटा है। यही सबसे बड़ी जो है वो एक आजकल हमारी जनरेशन जी में
लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जनरेशन कर्स। हम्म, जनरेशन कर्स यही होता है कि जब इतने बड़े फनकारों का एक बच्चा होना, हम्म, तो उससे पहले दिन से ही जब वो पाँव-पाँव चलना शुरू नहीं करता, हम्म, तो उससे वो तवक्को की जाती है जो उन्होंने सालों में कमाया है। सही। आज ज़ेबा जी या अदनान हम्म, समी जहाँ पे खड़े हुए हैं, फर्स्ट डे वो ऐसे नहीं थे। हम्म, अज़ान को भी वो टाइम मिलना चाहिए, या अज़ान जैसे जितने भी बच्चे हैं, जब वो बिल्कुल आते ठीक है। हैं जिनके पीछे एक बहुत बड़ा हम्म, लगेज है, हम्म, वो लगेज जो है वो उसको प्रूव करने के लिए हम्म, कोशिश करते हैं। मैं अज़ान की एक बहुत ही, मैं उससे हम्म, इजाज़त ले चुका हूँ, मैं बात सुनाता हूँ हम्म, अज़ान की डेडिकेशन की, कि हम्म, मेरे दोस्तों को हम्म, जो इस तरह के बच्चों के ऊपर क्रिटिसिज्म हम्म, करते हैं नेपोटिज्म का, हाँ, नेपोटिज्म। वो ये जान सकें कि वो किस प्रेशर में ज़िंदगी गुजारते हैं। हम्म, और ऐसा नहीं होता कि हर फैमिली से हर बच्चा ही मीडिया के अंदर आ जाता है। सही है। जिनमें पोटेंशियल होता है वही लोग आते हैं, और सही। उनमें से भी एक बच्चा आता है। हम्म, अजान समी खान फर्स्ट शॉट के बाद मुझे अलग लेकर गए, ड्रामा जब आप उनके ड्रामा साथ, शुरू अच्छा हुआ। ठीक है। हालांकि हम हम्म, अजान के जो है वो ऑडिशन ले चुके हुए थे, अच्छा ठीक है। और बहुत ही डिस्कशन के बाद हम्म, उनकी कास्टिंग हुई थी, अच्छा। जिसमें हम्म, मुमना भाभी हम्म, ने जब ट्रस्ट किया कि अजान को होना चाहिए, तो बहुत हम्म, सारे प्रोसेस उन्होंने भी फॉलो किए कि उनका चैनल हम्म, स्टेक, और ऐसा था कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी उठाकर लाएं और कहें कि आप एक्टिंग करें भाई, आप एक्टिंग करें, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप ज़ेबा बख्तियार के बेटे हम्म, हैं। हम्म, तो उन्होंने मुझे जाकर एक हम्म, बात की, उसने कहा सर अगर आपको आज के दिन में हम्म, एक चीज़ भी पसंद नहीं आई और ये रोल ना कर, तो प्लीज़ मुझे निकाल दीजिएगा। अच्छा। मैंने कहा तुम ये क्यों कह रहे हो यार, ये हम्म, बहुत मुश्किल से मौके मिलते हैं यहाँ हम्म, पे। कहते सर मसला ये नहीं है, मसला ये है हम्म, जब मैं एक्टिंग करूँगा ना, तो मैं अपनी माँ को रिप्रेजेंट करूँगा, अच्छा। और मैं अगर थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ा तो मेरी माँ लेट डाउन होगी, और उसकी हम्म, आंखों में आंसू आ गए, सही। और मैं ज़िंदगी में शायद मेरी आखिरी चॉइस होगी हम्म, कि मैं अपनी माँ को लेट डाउन करूँ। सही। आप सोचिए कि उस बच्चे पे जो काम हम्म, की स्टेज पे खड़ा है, प्रेशर था। उसका प्रेशर कितना ज़्यादा है हम्म, कि जब मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म होगी तो हम्म, दरअसल मेरी माँ हर्ट होगी, हम्म, तो जोड़ा जाएगा। और हम्म, सेम उसके साथ ये होता है, बिल्कुल ठीक है। उसकी अच्छाइयाँ और कमजोरियों को अगर हम्म, सिर्फ उसकी ज़ात के साथ जोड़कर देखा जाए, तो शायद आज अदनान समी हम्म, खान से और ज़ेबा से बेहतर एक्टर है, इन ठीक माई है। पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म, उसको वो किरदार, वो चीज़ें, वो स्टोरी लाइन नहीं मिली, हम्म, वो भी बहुत सारे सेक्रीफाइस कर रहा है, हम्म, कुछ फैसले उससे गलत भी हुए, हम्म, लेकिन ये जिंदगी का हिस्सा है। हम्म, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी उसे नहीं मिल रही कि, चूंकि अब मुझे बताइए कि मैं अगर अजान को कास्ट करना चाहता हूं, मेरा एडवांटेज क्या है अदनान और ज़ेबा जी का बेटा होने के नाते उससे, सही। या किसी भी ऐसे बच्चे से। हाँ, सही है। अभी मैं हम्म, जावियार के साथ काम कर रहा हूँ, जावियार हम्म, नुमान के साथ, हम्म, तो मेरा एडवांटेज क्या है, मैं क्यों हम्म, से चांस दूंगा? उसमें सही। पोटेंशियल है, उसके पोटेंशियल अंदर है, उस हाँ। किरदार की जरूरियात हम्म, पूरी होती हैं, तो तभी वो कास्ट होता है। हम्म, हाँ, ये एडवांटेज जरूर है उसे कि जो हम या हम्म, प्रोड्यूसर्स या चैनल है, उस तक वो रीच ज्यादा आसान कर लेता है उस नए बच्चे से जो कि एक्टिंग करने का शौक रखता है। बिल्कुल ठीक है। उसे वो एडवांटेजेस भी हैं कि वो सीख लेता है अपने घर के अंदर, जैसे हम्म, जाविया ने नुमान एजाज से, हम्म, बहुत नुमान जैसे सीजनड आदमी से, हम्म, जो कि फनकार, बहुत उम्दा फनकार हैं, हम्म, उनसे कुछ ना हम्म, कुछ लेसन तो लिए होंगे लियो। जो बिल्कुल दूसरे ठीक है, बच्चों को नहीं हाँ। मिल पाते। बिल्कुल ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है बिल्कुल सिर्फ। ठीक है। 25 सालों में आपने बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया, कौन से बहुत ही नखरे वाले रहे? नखरे वाले, हम्म, मुझे लगता है कि हम्म, जैसे होता है ना, खूबसूरत हम्म, खातून का नखरा ना हो तो उसकी हम्म, खूबसूरती कॉम्प्लीमेंट नहीं होती। सही है। मुझे लगता है कि हम्म, आर्टिस्ट अगर हम्म, अपने दिमाग में थोड़ा सा नखरा ना रखे तो वो हम्म, आर्टिस्ट नहीं होता। अच्छा ठीक है। हाँ, हम्म, अगर वो बैड एटीट्यूड, एरोगेंस लेकर हम्म, आ जाता है और अपनी सेल्फ स्टीम के लिए सारे एक्शन करता है, हम्म, तो वो फिर बुरी बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने हम्म, ज्यादातर नए लोगों के साथ काम किया, सही और है। उनके लिए मैं सीनियर था। हम्म, दूसरी बात यह है कि मेरी शक्ल पे गुस्सा जो है वो नजर हम्म, आता है लोगों को, अच्छा सही है। तो वो हम्म, ज्यादातर मेरे साथ या हम्म, मेरे सेट के ऊपर ऐसे वाकयात नहीं हुए। नहीं हुए। और एक आध अगर वाकयात हम्म, हुआ भी तो हम्म, उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व इसलिए हाँ, कर लिया हाँ,
कि वर्क प्लेस के ऊपर वर्क एथिक्स काम नहीं करते तो वो प्रोजेक्ट भी नज़र नहीं आते। सही है। तो वर्क एथिक्स को मेंटेन रखने के लिए सबसे एज कैप्टन मेरा काम है कि मैं उसको देखूं, और जो कि मैं उसको बहुत ही लॉयल्टी के साथ और डेडिकेशन के साथ देखता हूं। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं अपने सबऑर्डिनेट से पूछ नहीं सकता कि ये जो एक डिसिप्लिन यहाँ पे तबाह हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो इसलिए मुझे मैंने कुछ 32 सीरियल्स डायरेक्ट कर लिए हैं बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें से 10-12 लिखे भी हैं। हाँ जी, लिखे भी आपने। मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई और ना किसी ने नखरा दिखाया है। बिल्कुल ठीक है। मेरे डायरेक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन के हवाले से खाने पीने या ऐसे लवाजमात में कुछ हुआ हो तो उसका मैं विटनेस इसलिए नहीं हूँ कि मैं कभी मेकअप रूम में गया नहीं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। रहबरा बनाई आपने फिल्म, चली क्यों नहीं? उसमें साल बहुत लग गए अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी। 2016 के अवाइल में हमने स्टार्ट की, 2022 में जाके हमने कंप्लीट की। ठीक है। 6 साल एक कहानी को लेकर आपने रहना, और चूंकि आपको अंदाजा है अमरीन के फिल्म जो है वो उसकी कहानी साल 1.5 साल या 2 साल की लाइफ रखती है। आपके जोक्स पुराने हो जाते हैं, चीजें तब्दील होती हैं, हाँ, और कहानी हम बदल नहीं सके ज्यादा, तो वो 1 साल में बन जाती, लग जाती, तो उसका एडवांटेज जरूर होता हमें। मुझे लगता है कि मैं अगर एक एक्सक्यूज पेश कर सकता हूँ तो वो यही है, बीइंग ए डायरेक्टर मुझे समझ आता, क्योंकि मैंने भी बहुत सोचा कि उसमें क्या कमियां मुझे जो नजर आई वो ये है कि हम कहानी और कंटेंट के हिसाब से भी, और जो हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की थी उससे भी पुराने होते चले गए, क्योंकि इन 6 सालों में पेंडेमिक आया। पेंडेमिक के फ्री टाइम में लोगों को कंटेंट देखने का बहुत मौका मिला, तो उसमें उन्होंने ऐसी दुनिया के कंटेंट देखे जिसमें एग्जीक्यूशन और चीजें इतना उनके दिमाग में भर गया था कि 2016 की एग्जीक्यूशन जो है वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब मैंने एक फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन डिसाइड कर लिया था, मुझे उसी के तहत फिल्म की कहानी कहनी थी। तो अगर मैं वो तब्दील करता, चूचू का मुरब्बा बन जाता, तो मैं फिर उस कहानी को कहने के लिए किसी और फॉर्म ऑफ स्टाइल के अंदर नहीं जा सका, तो ये उसके कॉजेस हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि एहसन और आयशा उस फिल्म के लिए राइट चॉइस थे? उस वक्त राइट चॉइस थे। 2016 जब रिलीज हुई तब नहीं। अच्छा ठीक है। तब दरमियान में बहुत कुछ मैंने कहा ना कि हुआ, और तब तक सुहाइल ओबड़ो जो है वो पहली चॉइस थी इस रोल के लिए। जब वो दूसरी फिल्म पे बिजी हो गई और फिर उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, तो फिर आयशा से हमने बात की, तो मुझे ये, और आयशा ने ये रोल जो है वो बहुत उम्दा निभाया, बहुत ही उम्दा, मेरी सोच से भी बेहतर निभाया। और एहसन जो है वो हमेशा से मुझे लगता है कि फिल्म स्क्रीन के इंसान है और टेलीविज़न में जो है वो अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, और उनमें जो खूबसूरती का एक मयार रहा है वक्त के साथ वो बहुत ही यूनिक है, तो उनको फिल्म स्क्रीन पर आना चाहिए। तो इसलिए एहसन जो है उस वक्त भी मेरी फर्स्ट चॉइस थे, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि वक्त अगर इतना ज़ाया ना होता तो वो उम्दा ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि डर गए पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद? नहीं, दोबारा नहीं आए आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, और मैं ऐसा डायरेक्टर हूँ नहीं कि मेरे पास जाती फाइनेंसेस हों। अच्छा ठीक है। और किसी और को उल्लू बनाना आता नहीं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग आए फिल्म बनाने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें जब बिजनेस मॉडल समझाया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फिल्म जो है वो मॉडल इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा कि जिससे आप प्रॉफिट भी कमा सकें और आप इतने रिसोर्सेज दे सकें कि जिससे फिल्म जो है वो फिल्म के तौर पर कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बन भी जाए। देखें, वन ऑफ द मौला जट बन जाना, हाँ, वो एक करियर है, हाँ। लेकिन आप हर फिल्म उतने बजट की बनाएं और वैसी बनाएं, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। और फिर इतने बजट की फिल्म बना के उतनी बजट को रिकवर कर लेना, वो भी एक अलग कहानी है। तो वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल हम तलाश नहीं कर सके। अभी भी 2-3 चीजें चल रही थी मेरी इंग्लैंड में भी, जो हम पंजाबी फिल्म के लिए कुछ करना चाहते थे। अच्छा ठीक है। देखिए, फिल्म एक अल्टीमेट बिजनेस है, और मुझे लगता है कि फिल्म की तफरीह जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। टीवी बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके फैमिली मेंबर की तरह है। उसकी तफरीह और उसकी कहानी जो है वो अलग चीज़ है, जो आपके बेडरूम में आती है, आप लाइट्स के अंदर
बिल्कुल लेकिन ठीक जो है। फ़िल्म और थिएटर का एक्सपीरियंस होता है ना हुँ, आपकी ज़िंदगी में अंधेरे कमरे के अंदर जहाँ थोड़ा-सा नम होते हुँ। हैं, थोड़ा-सा मुस्कुराते हैं, थोड़ा-सा गुस्सा करते हैं, वो किसी के साथ हाँ, सही चिल्लाते है। हैं, हुँ, सीटी मारने को दिल करता है। हुँ। ये कहीं और एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। किसी और बिल्कुल मीडियम सही। में भी नहीं है ये हाँ चीज़। जी। तो वो ख़त्म नहीं होना चाहिए किसी भी हुँ, तरीके से। हुँ, लेकिन वो ज़िंदा करने के लिए चैलेंजेस बहुत हैं। हुँ। चैलेंजेस एक टिकट का बहुत बड़ा चैलेंज हाँ है। जी, फ़िल्में बनती नहीं है, अगर बने तो वो चलती वो नहीं है। इसलिए अच्छा। कि वो जो मॉडल है हुँ, हुँ, 40-60 का, 50-50 का, सिनेमा वाले भी हुँ, बात ठीक करते हैं, एग्ज़िबिटर्स बात सीख ठीक करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बात चूँकि हर बंदा पैसे के लिए काम कर रहा होता है। हुँ, एज़ क्रिएटर मेरा काम है कि मैं एक फ़िल्म बनाऊँ और हुँ, अच्छी फ़िल्म बनाऊँ, हुँ, जो लोगों को पसंद आए। अब उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग पे सेल करने वाले कितने नाम फिर हैं, टिकट्स भी महँगी हैं। टिकट महँगी है। देखिए हुमायूँ हुँ, सईद पे एक हुँ, टिकट बिकती है, तो हुँ, क्या हुमायूँ सईद मेरे साथ फ़िल्म करने के लिए तैयार हो जाएँगे? नो। हुँ, उनके ब बड़े सारी चीज़ें होंगी ना उनके हुँ, सामने। तो मुझे जब काम करना है, तो मुझे नए फेसेस के साथ काम करना है, कहानी हुँ, कहनी है, उसकी स्पेस कितनी है आपके पास, हुँ, सिनेमा स्क्रीन्स कितनी है। उस पे जब बजट एक्सपेंड हो रहा हुँ, है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फिर एक हुँ, जगह पे आके रोक देती हैं। बिल्कुल ठीक है। और ज़ाहिर बात है कि मेरे जैसे हुँ, बहुत सारे लोग हैं और नए जो बच्चे आए हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं हुँ, कि हमारा सिनेमा आबाद हो जाए। इसके लिए फिर हुँ, हमें बैठकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हुँ, सस्ता कैसे सिनेमा हो सकता है, उनकी हुँ, आइडियाज़ पे बात करनी पड़ेगी, जिससे नुकसान ना हो सिनेमा ओनर्स का। हुँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका बेटा भी शॉर्ट फ़िल्म्स बनाता है? महरोज़ अमीन जो हैं मेरे हुँ, बेटे वो हुँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं हुँ, वो शॉर्ट फ़िल्म भी करते हैं, वो बिल्कुल फ़ीचर ठीक है। फ़िल्म पे भी काम हाँ, कर रहे हैं। हुँ, उनकी कंपनी है चल फिर सिनेमा के नाम से, अच्छा ठीक है। जिसमें वो हुँ, इंडिपेंडेंट दुनिया भर के जितने भी हुँ, फ़िल्म मेकर्स हैं, उनके साथ भी हुँ, जुड़े हुए हैं हुँ, और उनकी फ़िल्मों में उन लोगों का कंट्रीब्यूशन भी है। उनकी एक हुँ, शॉर्ट फ़िल्म जो है क्लैशनकोफ के नाम से वो हुँ, कान्स में भी सिलेक्ट हो चुकी हुई है अच्छा और ग्रेट। दुनिया के और जितने बड़े हुँ, नोन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उस पे भी उनकी फ़िल्में जा चुकी हुई हैं। तो वो एक मेरा बच्चा पागल है, जो मेरे रास्ते पे चल निकला है। आप बाप जो हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, तो बेटे को कितना इससे फ़ायदा? सॉरी। इंडस्ट्री में होने से क्या फ़ायदा होगा कि वो हुँ, 29 साल का हो गया हुँ, है हुँ, और वो कहीं मेन स्ट्रीम में काम नहीं कर सका। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हाँ, देखिए कि मैंने कभी किसी ऐसे हुँ, इंसान को चांस नहीं दिया जिसकी कैपेबिलिटी पे मुझे शक हो, अच्छा ठीक है। ठीक है? और मेरा इसका क्राइटेरिया हुँ, बहुत ही ऐसा रहा तो और मेरी आप जानती हैं इस वजह से मेरे इंडस्ट्री में हुँ, दोस्त बहुत कम हैं। सही। दोस्त हुँ, शायद दोस्ती इसका नाम है कि एडवांटेजेस आपको मिलते हुँ, हैं, तो वो मुझे बिल्कुल हमेशा सही। लगा कि ये बुरी चीज़ है। अच्छा, क्योंकि आप हर दफ़ा हर रोल में कैसे हुँ, फिट हो सकते हैं, बिल्कुल सही। तो वो नहीं हो पाया। हुँ, यानी जो कर रहा है अपने बलबूते पे कर रहा है। नहीं, वो हाँ, हाँ, वो बलबूते पे भी कर रहा है। दूसरी बात जो है वो मैंने एक एक चीज़ हुँ, जो है हमने तय की थी हुँ, बहसीत पेरेंट तो वो ये था कि हम बच्चों हुँ, के जो है माँ-बाप हैं उनके रब नहीं हैं। सही है, तो जो वो हमें करना रब चाहे, जैसे हाँ। फैसले नहीं करना चाहिए। हुँ, उनको ज़हनी आज़ादी हासिल होनी चाहिए, हुँ, उनको सोचने की, मुख्तलिफ हुँ, होने की। उसको भी इस बात का शुरू से बचपन से इदराक था हुँ, कि मेरे बाप का साया और इन्फ्लुएंस मेरे पे ना आए। बिल्कुल वो इस ठीक है। बात पे बहुत चिढ़ता हुँ, था कि वो अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बताता नहीं था हुँ, कि मैं अमीन इकबाल का बेटा हूँ कि ताकि हुँ, इसका एडवांटेज मुझे कोई ना मिले। सही। तो फिर उसने जब अपनी चीज़ें की बहुत सारी, हुँ, तो उसने कई दफ़ा मुझे दिखाई नहीं कि मैं इन्फ्लुएंस ना कर जाऊँ। यानी मेरा अच्छा थॉट ठीक है। प्रोसेस उस पे हाँ, बिल्कुल इन्फ्लुएंस ना ठीक है। कर जाए हाँ, और वो मेरे जैसा काम ना करना हुँ, शुरू करे। मैंने हमेशा इस बात का ख़्याल रखा कि इंडिपेंडेंटली वो एक डिफरेंट इंसान के तौर पर आए, आए और अपना एक अलग स्टाइल हो काम का। अपना स्टाइल अपनाए, हाँ, खुद चुने। मैं उसे जहाँ हेल्प हुँ, कर सकता हूँ वो ये है कि मैं अपना क्रिटिसिज़्म हुँ, कभी वो मुझसे माँगे, जो कि वो बहुत कम माँगता है, हुँ, तो मैं उसे दे सकूँ। हुँ, तो वो कभी-कभार उसने माँगा, तो मैंने जो हुँ, दिया वो गलत साबित हुआ। उसकी जो अच्छा, पहली शॉर्ट फ़िल्म थी, तो मैंने हाँ, कहा ये कितनी घटिया फ़िल्म बना ली आपने। हुँ, वो दुनिया के 8 ममालिक के अंदर फर्स्ट हुँ, प्राइज़ उसने लिया। अच्छा ग्रेट। ऐसी चीज़ें हुई, हुँ, तो हुँ, फिर मुझे ये जानने का मौका मिला कि यार ये इसका थॉट प्रोसेस क्या है अपनी चीज़ों को बिल्कुल देखने ठीक का, है। जिससे मैं कभी गुज़रा नहीं हूँ। हुँ, तो फिर हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा हुई लेकिन हुँ, ये है कि हम एक-दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। हम बिल्कुल एक-दूसरे को ठीक है। क्रिटिसिज़्म देते हैं, वो मेरी चीज़ों बिल्कुल को सही। क्रिटिसिज़्म देता है।
उसका पॉइंट ऑफ व्यू आता है, तो ये एक एडवांटेज जरूर है घर के अंदर के एक दूसरे के काम पे बात हो के ऊपर जाती जो है। है वो करते हैं। आपकी बेटी भी फैशन डिजाइनर है? मेरी एक बेटी फैशन डिजाइनर है, एक ने लॉ किया है, एक साइकियाट्रिस्ट है, अच्छा ग्रेट। और एक छोटी है, वो लिखना चाहती हैं, वो लिखती रहती हैं। अच्छा अच्छा। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अभी जब वो 17 साल की हुई तो उनका बेस्ट गिफ्ट था सलवा का कि उन्होंने 17 किताबें दुनिया की बेहतरीन ली मुझसे। अच्छा। और वो 9 जनवरी इसी साल 17 साल की हुई थी। तो उन्होंने उन 17 किताबों के क्रिटिसिज्म, उनके जो भी उनको समझ आई, वो जो रीडर कम्युनिटी है इंटरनेशनल, उसके अंदर भी दिए और उन लोगों को भी, उन राइटर्स को भी दिए। तो वो अपने अपने रास्ते जो है वो बच्चे बना रहे हैं। चलें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ बताएं आप मुझे कि आप शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे आए? देखिए कि मुझे जो है बाय चॉइस जीना था अमरीन, बाय चांस मैं पैदा हो गया। और जब मैंने आंख खोली तो मुझे पता चला कि इकबाल और खुर्शीद मेरे माँ बाप हैं। तो मुझे बचपन में ही सवाल ने बहुत तंग किया कि मैं कौन हूँ, ठीक है, और मैं क्या करने आया हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने चूज किया लिखना। अच्छा। और उस वक्त के मुआशरे में 90s के 80s में ये शोबा और ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था। अच्छा क्या कि इंतहाई गिरा हुआ समझा जाता था। सही। मिरासी और कंजर के लक़ब जी आम थे, बिल्कुल आम थे। हाँ। और इसकी कमाई को भी हराम समझा जाता था। तो रिश्ते नहीं मिलते थे, रिश्ते, चीजें, बहुत कुछ था ऐसा। और मैं अपनी वालिदैन की इकलौती औलाद था। अच्छा अच्छा। लेकिन जब मैंने ये डिसीजन ले लिया, अच्छा, तो फिर रिश्तेदारों ने बहुत बातें की मेरे पेरेंट्स को, लेकिन अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बड़ा साथ दिया और उन्होंने कहा कि आप जो करना चाहते हैं करें। ये भी सुना कि तुम्हें पता नहीं मंटो किस तरह से रुलता हुआ मरा, उसका जनाजा कैसे पढ़ा गया। लेकिन चूंकि मुझे हमेशा लगता था कि जो बाय चॉइस मरना है ना, वो बड़ा खुशाइंद होता है। सही है। क्योंकि जब आपको रियलाइज होता है ना, आप किसी के लिए ये बनते बनते जिंदगी के अंदर ये बन गए हैं, ये तो मैं नहीं हूँ, सही तो है। उसका दुख ज्यादा होता है। दुख ज्यादा होता और काश लेकर मरना जो है वो शायद आखिरी सांस भी ना दे। तो फिर मैंने ये चूज कर लिया, इसके लिए स्ट्रगल की, इसके लिए पढ़ा, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी कि कितना जानना जरूरी है, वो सब किया, बहुत सारा वक्त दिया, और फिर अल्लाह ने बहुत मदद की। कितना मुश्किल था, क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड भी नहीं था, कितना मुश्किल था इस इंडस्ट्री के अंदर जगह बनाना? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। पहला चांस लेना बहुत मुश्किल था। देखिए उस वक्त एज राइटर जो है वो बड़े नाम थे, इशफाक अहमद साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, ये बहुत मुश्किल था। रास्ता नहीं बनता था, पीटीवी के अंदर जाने का रास्ता नहीं होता था। आपके पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तो वो स्ट्रगल होती थी। लेकिन यकीन एक ऐसा लफ्ज है ना अमरीन, यकीन, बिल्कुल सही है। और मुझे आज भी लगता है कि यकीन हो और आप जो सोचते हो वो पूरी शिद्दत से सोचते हो। सही है। तो अल्लाह ताला रास्ते बनाते हैं। रास्ते जो है वो कुदरत, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बनवाती है इस निज़ाम कायनात के अंदर। बिल्कुल ठीक है। वो कुदरत है। जब एक किसान के लिए अच्छी हवा, अच्छी बारिश वो करवाता है और उसकी फसल अच्छी होती है, तो वो उसकी मेहनत को कॉम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल सही है। तो मैंने यही सोचा कि मैंने वो कोशिश और मेहनत इतनी करनी है कि मुझ पे रब को तरस आ जाए और इस कायनात को भी आ जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वो थोड़ा सा तरस खा गई, और जब मौका मिला तो मैंने उसे लास्ट चांस के तौर पर लिया, हमेशा जी जान लगाया। हाँ, अब भी ये राजा रानी करते हुए भी, अगर आप मेरी साथ काम करने वालों से मिलें, मेरा बेटा अब मुझे मना करता है लिखने से। तो वो मुझे कहता है कि ये लिखना आपको मार देगा। तो वो जो शिद्दत है वो शायद अभी भी है अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल ठीक है। और मैं जहाँ से अपने मुल्क को अमरीन रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उस शहादतों को जिसकी वजह से हमें ये वतन मिला है, उनको कुछ कॉम्प्लीमेंट कर पाऊंगा अगर मैंने अपनी वजह से अपने मुल्क को थोड़ा सा भी नाम दे दिया। बिल्कुल ठीक है। लिखने से स्टार्ट किया, डायरेक्शन की तरफ कब आए, कब पता चला मैं डायरेक्टर भी बन सकता हूँ? मुझे इत्तेफाक से शुरू से ही ये अंदाजा बाद में हुआ, लेकिन मुझे टेक्निकल चीज़ों का बड़ा दिलचस्पी थी। और मेरे साथ इत्तेफाक ही होता था, मैं जो प्रोजेक्ट लिखता था, मुझे सेट पे भी रहने का मौका मिल जाता था। अच्छा ठीक है। बहुत मर्तबा।
अच्छा। चाहे वो पीटीवी के लिए काम किया, हम्म। चाहे मैंने बाहर निकल के फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए हम्म। काम किया। उससे ये हुआ कि मुझे थोड़ी सा अंदाजा हो गया कि डायरेक्शन क्या होती है। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। मेरी इमेजिनेशन हमेशा स्क्रीन प्ले पे मैं विजुलाइज बहुत अच्छा करता था, अच्छा। और जो बचपन की कहानियां पढ़ी हैं उसका विजुअल भी बहुत अच्छा तराशता था। और हम कई कहानियां ऐसे सुनाते थे जिसका विजुअल ज्यादा होता था, डायलॉग कम होता था। ठीक है। तो वो कहानियां सुनाते हुए भी ग्रैब कर लेते थे, क्योंकि इंटरेक्टिव थिएटर किया और ऐसी बहुत सारी चीजें की। तो मुझे फिर लगना शुरू हुआ कि मैं जो विजुअल लिखता हूँ, मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उस तरह से उसको समझा नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो मुझे उसकी जो एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी ना, कि मैंने जो लिखा है लिखा वो उसको उस उसको तरह उस से, तरह से हाँ। किया नहीं गया। अच्छा। तो मैंने कहा मैं चांस लेता हूँ हम्म। कि मैं खुद इसको करूँ। तो फिर एक और ये मौका, बात है? ये 2006 की। अच्छा, ठीक है। तो राजा अयूब साहब हैं जिन्होंने बूटा प्रॉपर्टी टेक जी सिंह बिल्कुल, हाँ बनाया। जी जी। तो मैं फिर भी अकेले के तौर पर नहीं गया उनके पास, मैं एक दोस्त और थे मेरे साथ, तहसीन। तो हम दोनों ने सोचा कि हम एक जोड़ी बनाते हैं। अच्छा, ठीक तो है। डायरेक्टर की तो दुनिया में जोड़ियां मकबूल हो रही हैं, हमारे यहाँ भी उस वक्त एक उस्मान जुल्फकार की जोड़ी थी जी। और बहुत ही उम्दा डायरेक्टर थे वो। तो वो जोड़ी बनाई हमने। वो बहुत अच्छे तहसीन एडिटर थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने फैसला किया कि मैं बैकआउट कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मैं उस दिन तकरीबन जो है नेशनल पार्क कलमा चौक में मिनी गॉल्फ जिसे कहते हैं, कोई पौना घंटा बैठ के रोता रहा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सही है। और इत्तेफाक ये था कि जब मेरे उस वक्त के डायरेक्टर्स ने सुना कि मैं लिखने से डायरेक्टर बन रहा हूँ, अच्छा। तो मुझसे जो है वो 80,000 रुपये एडवांस था वो भी वापस ले लिया गया। अच्छा। और ये भी हुआ कि आपसे कभी लिखवाएंगे नहीं। ओह, अच्छा। तो ये भी एक प्रेशर था कि मैंने कहा ये तो मैंने सब कुछ जला दिया, अब क्या हाँ, होगा। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। तो फिर मैं वहां से ही पैदल शादमान गया और मैंने अच्छा। जाके 10,000 रुपये मुझे राजा साहब ने हाँ। एडवांस दिया हुआ था। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको ये 10,000 रुपया जो है लौटा दूंगा, तो अब तहसीन नहीं है और मैं अकेला हूँ। तो कहने लगे मुझे कि अगर आप अकेले हैं तो आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते अपने ऊपर। तो वो नीम दराज थे। तो मैंने कहा कि आप ट्रस्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। सही। तो यूं जिंदगी बदल गई। अच्छा, बिल्कुल सही है। यानी फुल ऑफ स्ट्रगल है। जबरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि आने वाले पाइपलाइन में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? अभी जो है वो अगला प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है, गुलाम बादशाह सुंदरी के नाम से ये अच्छा, ठीक प्रोजेक्ट है। और ये ड्रामा है? ये ड्रामा सीरियल अच्छा, है। ठीक है। तो कौन है इसमें आर्टिस्ट? इसमें इमरान अशरफ है, इसमें शहजाद नवाज हैं, हाँ, बिल्कुल। इसमें जावेरा नुमान है, अच्छा, ठीक है। इसमें भी हिना अफरीदी हैं, और इसमें जो है जो है अली खान वो हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। ठीक है। तो कब ऑन एयर जाएगा? सलमा जफर हैं, सलमा आसिम हाँ, के नाम से जो है वो बहुत अच्छा रोल इसमें कर रही हैं। अच्छा। इसमें जो है तजीन हुसैन है, तलत साहब की बेटी। तलत साहब की बेटी। और इसमें जो है वो उनका भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सा जो है वो है। अभी हम उसकी प्रमोशन और उन चीज़ों पर लगे हुए हैं। अच्छा, 2 गाने हैं उसमें, एक पंजाबी का गाना है बहुत मज़ेदार, उसकी वीडियो शूट है कुछ दिनों के बाद, और वो जैसे ही कंप्लीट होगा आई थिंक सो के अगले कोई तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर, यानी इसी साल वो? इसी साल इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह। तो फिल्म अभी आप नहीं कर रहे? फिल्म मैं करना चाहता हूँ, बस कुछ ऐसा बन जाए, कुछ ऐसा पागल प्रोड्यूसर मेरी तरह का मुझे मिल जाए सही है। और बिल्कुल सही है। मैं एक कहानी ऐसी कह सकूं कि जो दुनिया भर में देखी जा सके। बिल्कुल सही है। तो बस करूंगा, क्यों नहीं, चलें क्योंकि जी। कहानियां बना रहे हैं और लिख रहे हैं। नहीं, आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे मुल्क के नामवर जो स्टार्स हैं वो आप पे रिलाई करते हैं और उनको पूरा ट्रस्ट है कि हम इस डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई वजह हो तो करते हैं। उन्होंने भी काम देखा होगा। सजल जैसी एक्ट्रेस ने आपके साथ काम किया हुआ, अजान आपके साथ कर रहे हैं, जावियार हैं, और ये जो आपने अभी लोगों के सलमा जफ़र जी हैं सबके नाम लिए हैं, जावेद शेख साहब ने आपके साथ काम किया है। तो जाहिर है कोई ना कोई बात तो है ना। और वाकई आपके प्रोजेक्ट्स से डिफरेंट होते हैं, रूटीन से हटकर भी उनकी कहानियाँ होती हैं। तो वैसे तो रूटीन का काम चल रहा है, रूटीन के काम से आप हट के कहानी कहाँ से ले आते हैं? इसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ना कहने पड़ते हैं। आपको पता है ना सुनने की आदत नहीं है हमारे यहाँ।
बिल्कुल ऐसा है, हाँ तो जी, वो फिर ईगो भी एक बन जाती है, ने जी ना की थी जी 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 तो लेकिन ये है कि बाद में जब फैसला होता है इस पर कि जो मैंने लड़ाइयाँ लड़ी कहानी कहने के लिए सही है। और कहानी चुनने के लिए, उसका एडवांटेज हुआ। अच्छा, अच्छा। देखिए कि अभी मैं प्रोजेक्ट के नाम लूँ, थकन एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो ऑफ बीट था अच्छा, ठीक है। और वो पहला प्रोजेक्ट बना कि जो पड़ोसी मुल्क जो इस वक्त हमारे लिए बहुत मज़मूम है, उनके जब चैनल को इजाज़त मिली 1 घंटा चलाने के लिए तो उस पे वो चला ठीक है। और बहुत एप्रिशिएट हुआ, वहाँ से कॉल्स आईं। फिर उसके बाद तेरी राह में रुल गई एक हाँ ऐसा जी, प्रोजेक्ट जी। था कि जो बहुत ही डिफरेंट था हुँ, और वो हमने किया। फिर हमने एक किया था प्रोजेक्ट जो अभी ओटीटी पे हुँ। बहुत चलता है, दिल मोहल्ले की हवेली, बहुत हाँ जी, एक्सपेरिमेंटल था, जी, खाने जी। के बारे में था। वो टीवी पे उतना मकबूल नहीं हो सका लेकिन वो हुआ। तो ये चैलेंजेस जो हैं वो ज़िंदगी के अंदर आते रहे। हुँ। इश्क इला भी कोई इतना आसान प्रोजेक्ट नहीं था। बिल्कुल, हाँ, सही वो है। ट्रस्ट करते हुए भी मोमना हुँ, भाभी उस वक़्त जो है वो हुँ, थोड़ा रिलक्टेंट थी। हुँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा निभ गया। कुछ चीज़ें हुँ। और बेहतर हो सकती थी हाँ जी। जो कि हम कर सकते थे, जो हुँ, आफ्टर थॉट है, लेकिन लेट्स सी। अभी जो प्रोजेक्ट हुँ, है ये वाला राजा रानी, हुँ। ये बड़ा चैलेंजिंग और बहुत डिफरेंट है बिल्कुल। और इससे भी हुँ, मुश्किल प्रोजेक्ट हुँ। है जो अभी आने वाला है, गुलाम बादशाह सुंदरी। अच्छा, ठीक है। और कहानी में भी हुँ, कमेंट बहुत बड़ा है हुँ, और जिस तरह से उसमें तमाम अदाकारों ने मुझे सपोर्ट किया है उसको हुँ, करने के लिए, चूँकि वो अगर आप अभी पहला हुँ, ही उसकी झलक देखेंगे, मैं उसकी हुँ। तफ़सील अभी नहीं बताता, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हुँ, इस दौर में हुँ। ये तकलीफ़ उठाने के लिए हमारा कोई एक्टर तैयार नहीं है। अच्छा, ग्रेट। जिस पेन से हुँ, फिज़िकली भी, हुँ, मेंटली भी हुँ, और सिचुएशन के हिसाब से भी वो गुज़रे हैं, हुँ। चूँकि वो प्रोजेक्ट डिमांड करता था। अच्छा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब आपकी हुँ, डेडिकेशन या आपकी वाइब्स एक दूसरे को बताती हैं कि हम हुँ, ये कर रहे हैं और उनका कैप्टन नज़र आ रहा है वो मेहनत करते हुँ। हुए, तो तमाम टीम भी उनके पीछे लग उनके जाती है। पीछे लग तो जाती है, बिल्कुल ठीक है। बहुत ही चैलेंज भरा प्रोजेक्ट है ये हुँ। और बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है कि यकीनन ये भी कामयाबी इसको मिलेगी आपकी इंशाल्लाह दुआ ताला। होगी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला कामयाबी और मिलेगी। मुझे हाँ। ये यकीन हुँ, है कि उसकी प्रमोशन पे भी बहुत सारे लोग हुँ। तनकीद करेंगे, लेकिन जैसे-जैसे एपिसोड चलेंगे, सही है, चलेंगे तो वो लोग फिर फिर हाँ, समझना शुरू होंगे कि बिल्कुल कहानी ठीक है। ये है। हाँ, कहानी है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स भी बहुत कामयाबी से मिटेंगे और ये जो राजा रानी जिस पे तनकीद हो रही है, तो ये तनकीद आगे जाके कुछ थम जाएगी। हाँ, हुँ, मैं कहूँगा कि राजा रानी पे तनकीद कंटिन्यू हाँ, रखें, लेकिन उस तनकीद के अंदर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो समझ में आनी चाहिए आपको कि हाँ, हाँ, तनकीद अगर किसी वजह किसी से को हो रही है। हाँ, उसका शेप्ड चेहरा नहीं हाँ। पसंद, तो ये यकीन रखें कुछ एपिसोड के बाद हुँ, ये शेप्ड चेहरा जो है वो हटने वाला है। तो ठीक आप है। तब से देख लीजिएगा। तब से चलिए ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका। आपका बहुत शुक्रिया, हुँ, आपने बुलाया अमरीन, गॉड ब्लेस यू। और हुँ, मैं आपको भी एप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप बहुत मेहनत करती हैं सिंगल मॉम होने के नाते और कंट्रीब्यूट करती हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए आमीन। और हम सब एक फैमिली हैं हुँ, और ये फ्रेटर्निटी अगर फैमिली की तरह ग्रो करेगी तो मुझे लगता है कि जो मुश्किल रास्ते हमारे सामने हैं, वो भी उसको भी आसान जी, पार बिल्कुल। करेंगे हाँ और जी। हमारे जो ताकतवर मुल्क हुँ, अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं और हम यहाँ-यहाँ से इनको हुँ। काट और रोक सकते हैं, उनको भी हम हराने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इंशाल्लाह ताला। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।